अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो इस चीज़ को मान कर चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अपने मसले का खुद ही हल कर सकें। तो नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक है। एक नया लॉ आ चुका है 2021 के अंदर जो ये वादा करता है कि औरतों को उनके हकूक़ जो उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है सिर्फ 60 दिन के अंदर दिलवाए जाएंगे। वो पोजेशन हो या ओनरशिप का सवाल हो, औरत को इंसाफ उसकी दहलीज़ पे मिलेगा, उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। कमिश्नर भी इस सिलसिले में इन्वॉल्व हैं, पुलिस की जो है वो मदद भी ली जा सकती है। नाज़रीन, ये क्या लॉ है, इसके अंदर क्या जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सिविल कोर्ट के अंदर जो मुकदमात हैं क्या उनको खातून मोतसब अपने पास लाकर डिसाइड कर सकती है। क्या किसी औरत को अगर थ्रेट किया जा रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा छोड़ दे तो क्या उसको प्रोटेक्शन भी दिलवाई जा सकती है। नाज़रीन, इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है और आपकी इन्फॉर्मेशन जो कानून के मुतल्लिक हैं उसमें आपका इजाफ़ा होगा। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मैं अपने डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर पहले एक वीलॉग बनाया जा चुका है हमारी तरफ से, लेकिन वो शायद नाकाफ़ी था। इसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज़ आई, बहुत सारे सवाल नाज़रीन ने पूछे कि प्रोसीजर क्या होगा, इसके अंदर कोर्ट फ़ीस लगेगी, लॉयर के ज़रिए जाया जा सकता है, कितना टाइम लगेगा, पंजाब तक ये है या पंजाब से बाहर भी हो सकता है, अगर लाहौर के अंदर इसका ऑफिस है तो क्या किसी दूसरे इलाके से बैठकर कंप्लेंट फ़ाइल की जा सकती है या नहीं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक तफसीली वीलॉग जो है बनाया जाए। हम अपने डिस्कशन को 2 हिस्सों में तकसीम करें। नंबर 1 ये कि इसके अंदर हम जो है वो जो लॉ है उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर जो प्रोसीजर अडॉप्ट हैं उनको पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो है वो दूसरे हिस्से के अंदर जो जनरली लोगों ने सवालात पूछे हैं इस लॉ के मुतालिक, जो कि वुमेंस इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट एक्ट है 2021 का, उसके जवाबात जो है देने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो एक्ट आया है ये वुमेन इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2021, इसके सेक्शन 4 की तरफ हम चलते हैं। अगर सेक्शन 4 आप पढ़ें तो ये प्रोसीजर भी बता देता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी बताता है। इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं ताकि कोई उभाम ना रहे, कोई एम्बिग्विटी ना रहे। तो पढ़ते हैं इसको। सेक्शन 4 ये कहता है, कंप्लेन टू द ओबेंस पर्सन इन केस नो प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ आर पेंडिंग। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो खातून मोतसब हैं, जैसे ओम्बड्स पर्सन का नाम दिया गया इस लॉ के अंदर, उनके पास 2-3 जो है सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर 1 ये है कि अगर कोर्ट के अंदर कोई पहले खातून का कोई केस नहीं चल रहा तो वो कंप्लेंट फ़ाइल करेंगी, तो उसके अंदर ये सेक्शन 4 बताता है क्या होगा। अगर कोर्ट के अंदर केस चल रहा है फिर क्या सिचुएशन होगी वो अगले सेक्शन में है, उसका हम बाद में तस्करा करते हैं, लेकिन पहले सेक्शन 4 को पढ़ते हैं। कंप्लेंट टू द ओबेंस पर्सन इन केस नो प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ और पेंडिंग। क्लॉज नंबर 1 इसका बताता है, एनी वुमेन डिप्राइव्ड ऑफ ओनरशिप और पोजेशन ऑफ हर प्रॉपर्टी by any means may file a complaint to the oberst person if no proceeding in a court of law are pending regarding that property। अब ये जो क्लॉज है उसके अंदर उसने बता दिया कि ये जो है वो पोजेशन के मुतालिक भी हो सकता है और ऑनरशिप के मुतालिक भी हो सकता है, कि अगर किसी खातून की जो है वो और जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टी के मुतालिक उसको डिस्टर्ब किया गया है तब भी वो फाइल कर सकती हैं, और अगर ऑनरशिप इंटैक्ट है और उनको घर से डिस्पोजेस कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया, उनसे कब्ज़ा छीन लिया गया है, तो तब भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अब इसके अंदर बात ये भी आ जाती है कि जनाब ये जो है वो किराएदारी जो है उसके मामलात भी डिस्कस हो सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक औरत जो है वो मालिका थी घर पर और उन्होंने अपने घर को किराए पे दे दिया, अब वो किराएदार बैठे हैं और उसके अंदर लंबी एक प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या उसको भी देखा जा सकेगा। तो अगर उनको डिस्पोजेस कर दिया गया है तो इस लॉ के मुताबिक आप
वो भी फाइल कर सकते हैं बाय एनी मीन्स। एनी मीन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल है कि किसी भी ज़रिए से। तो लिहाजा ये बड़ा वास्ट जो है इस लॉ की खूबसूरती है इस क्लॉज के अंदर कि उन्होंने बड़ा वास्ट इसको रखा है कि इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाए। आगे देखते हैं कि एक प्रोवाइजो भी नज़र आता है, प्रोवाइडेड दैट द ऑबर्ट्स पर्सन ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द कंप्लेंट फाइल बाय एनी पर्सन including a non-government organization may also initiate action under subsection 1 in relation to the ownership and possession of a woman's property if no proceeding are pending in a court in respect of that property। तो जो प्रोवाइजो है क्लॉज 1 का सेक्शन 4 का वो ये बताता है कि इसके अंदर दो चीज़ें दी गई हैं कि ओबर्ट्समैन आज खुद भी मामले को दे सकते हैं और किसी एनजीओ अगर कोई फाइल करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनजीओज़ भी वुमेंस राइट के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो वो भी इनिशिएट कर सकती हैं कि अगर किसी जगह पर अगर खातून जो है किसी वजह से कंप्लेंट नहीं फ़ाइल कर सकती तो ये दो सूरत हाल भी मौजूद हैं कि खुद भी ऑबर्ट्स पर्सन या खातून मोत्सब जो है वो कर सकती हैं और दूसरा ये कि कोई एनजीओ भी उसको आगे लेके चल सकती है और कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अब क्लॉज 2 की तरफ चलते हैं सेक्शन 4 के। वो क्या कहते हैं, द ऑबर्ट्स पर्सन शैल मेक प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 वेयर आफ्टर he may, if the matter requires further probe or investigation, refer the matter to the concerned Deputy Commissioner, who after calling the record if necessary and issuing notices to the complainant or her adversaries, conduct a summary inquiry and submit a report within 15 days to the Obert person। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि ऑबर्ट पर्सन जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी असेसमेंट के लिए अगर उनको लगे आफ्टर द असेसमेंट कि मुझे ये फ़ाइल करना चाहिए कमिश्नर को कि वो इसके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करें, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी के मामलात के अंदर इंतकालात जो हैं वो गलत हुए होते हैं, उनकी कोई छांट करना पड़ती है। कोई ऐसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिसके अंदर खातून का राइट तो बनता है, बाज़ औक़ात जो है वो आपका मुश्तरका खाते के अंदर प्रॉपर्टी होती है, पोजेशन उसके अंदर, तो वो टेक्निकल क्वेश्चंस अगर इन्वॉल्व हैं तो खातून मोत्सब उसके अंदर क्या करेंगी कि वो डिप्टी कमिश्नर कंसर्न से उसकी इंक्वायरी करने के लिए कहेंगी और वो डिप्टी कमिश्नर जो है इंक्वायरी करेंगे किस तरह से कि वो उन्होंने कंडक्ट करके अपनी इंक्वायरी को फाइनलाइज करना है 15 दिन के अंदर और दोनों पार्टीज़ को नोटिस करने हैं ताकि वो अपना अपना मौक़िफ़ अपने अपने डॉक्यूमेंट पेश करें और मामला आगे चल सके। इसी तरह से क्लॉज 3 की तरफ चलते हैं। वो ये कहता है कि इफ़ द मैटर डज नॉट रिक्वायर एनी डिटेल प्रोब इन्वेस्टिगेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस द ऑबर्ट्स पर्सन मे आफ्टर कॉलिंग एनी रिकॉर्ड इफ डीम नेसेसरी पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 5। अब कह रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी आई कि जिसके अंदर उनको कोई डिटेल इंक्वायरी नहीं चाहिए, मामला बड़ा सीधा सीधा है, 3 भाई थे, 2 बहनें हैं, 2 बहनों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो वो इसके अंदर ऑर्डर पास कर सकते हैं सेक्शन 5 के अंदर। सेक्शन 5 हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं कि क्या है। आगे इसी सेक्शन 4 का क्लॉज 4 है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं जी द ऑबर्ट्स पर्सन अपॉन रिसीविंग द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 मे फर्दर कंडक्ट सच summary inquiry and call for such record as he may deemed fit। ये एम्पावर किया गया ओबर्ट पर्सन को कि वो फर्दर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर ने अपनी इंक्वायरी दी है उसके ऊपर भी वो अपनी इंक्वायरी को आगे चला सकते हैं और देख सकते हैं कि उनको किसी फर्दर डिटेल की ज़रूरत है। ये एम्पावर किया जा रहा है। इसी तरह से क्लॉज 5 अगर आप देखें इसी सेक्शन का, वो क्या कहता है जी कि द ऑबर्ट्स पर्सन after confronting the report of the concerned deputy commissioner and the conclusion and finding of its own inquiry shall call upon the complainant and her adversaries to submit objection, whereafter he may conduct a hearing and pass order under section 5, preferably within 16 days of the receipts of the complaint under section 1। अब इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब ये एक तो ये कि वो अपनी कंक्लूजन जब उनको लगे कि रिपोर्ट भी आ गई है, अपनी इंक्वायरी भी कर ली है खातून मोत्सब ने, और उसके बाद वो अपनी जो फाइंडिंग पर भी पहुंच गए हैं,
उसके बाद वो कॉल अपॉन करेंगे, यानी कि अगला स्टेप ये होगा कि कंप्लेनेंट जिनको फाइल किया उनको और उनके एडवर्सरीज़ को, यानी जिनके खिलाफ केस फाइल हुआ है, उनको तलब करेंगे और उनको सुनेंगे, उनको राइट ऑफ हियरिंग देंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है वो सेक्शन 5 के अंदर अपना फैसला करेंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 जो है वो अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, जिसको मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके मुतालिक, क्योंकि लॉ को हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए भी लोग थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को समझ लें। अच्छा, आगे चलें तो वो कहते हैं कि सेक्शन 5 डिलीवरी ऑफ पोजेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी टू वुमेन। इनका क्लॉज 1 है सेक्शन 5 का। वो कह रहे हैं जी, अपॉन ऑन कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 4, if the ombudsperson finds that the complainant has been illegally deprived of the ownership or possession of her property, he shall direct the deputy commissioner or a state functionary or any private person to take steps so as to restore or confer possession or title of the property to the complainant, including measures to perfect such title। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर वो इस कंक्लूजन पर खातून मुझसे पहुँचे हैं कि किसी खातून को जो है डिप्राइव किया गया उनकी ओनरशिप या उनके कब्ज़े से, जो उनका घर का था, दुकान का था, ज़मीन का था, ज़रई ज़मीन का था, किसी का भी हो, वो इसके अंदर उनको डायरेक्ट करेंगी डिप्टी कमिश्नर को कि जनाब आप इसको रिस्टोर करवाएं। और किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरी को, यानी कि अगर एलडीए के अंदर प्रॉपर्टी है, डीएचए के अंदर प्रॉपर्टी है या किसी दूसरे महकमे में है, तब भी उसको डायरेक्ट किया जा सकता है और प्राइवेट पर्सन को भी डायरेक्ट किया जा सकता है। ये बड़ा उनको एम्पावर कर रहा है सेक्शन कि जनाब इनको आप पोजेशन दें। अब अगला जो इसका क्लॉज है 5 का, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं जी, द ऑबर्ट्स पर्सन में वे डीम्स फिट डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन for such assistance as may be required for the purpose of implementing the order passed under subsection 1। जहाँ पे एम्पावर किया गया है खातून मौसफ़ को कि वो पुलिस की जो है वो ले सकती हैं, मदद ले सकती हैं, उनसे असिस्टेंस मांग सकती हैं कि जनाब आप इनकी ओनरशिप को क्लियर करवाएं, आप इनके जो है वो पोजेशन को क्लियर करवाएं। अगला जो क्लॉज है वो ये बताता है कि the concerned deputy commissioner shall submit a complaint report within 7 days to the ombudsperson in respect of the implementation of his order। ये भी उन्होंने पाबंद कर दिया कि जो पोजेशन दिलवाना है या ओनरशिप को क्लियर करवाना है, उसकी रिपोर्ट भी डिप्टी कमिश्नर ने, क्योंकि उसको इतलाक करना है, तो लिहाजा उनको कहा गया कि आप 7 डेज़ के अंदर अपनी जो है वो रिपोर्ट जमा करवाएं कि एक फ़लाँ खातून थी जो मज़लूम थी, जिसको हक़ उसका नहीं मिल रहा था, उसका फ़ैसला हो चुका, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके भी बताएं। तो ये भी बड़ा अच्छी बात है कि उन्होंने 7 डेज़ के अंदर करना है। 60 दिन के अंदर फ़ैसला, 7 दिन के अंदर आपको कब्ज़ा आपका मिल गया। सिविल कोर्ट के अंदर दूसरे जो अदालतें हैं उसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये एक बड़ा खूबसूरत कानून आया है जो औरतों को उनके हकूक़ जो है वो विद इन मंथ्स जो है वो 2-3 मंथ्स फैसले करके डिस्पोज ऑफ करेगा। अब मैं अगली सिचुएशन की तरफ आता हूँ जो सेक्शन 6 जो है वो एनविसिज कर रहा है या जिसका वो अहाता करता है, देखता है कि किस तरह से होगा। अगर सेक्शन 6 की आप बात करें तो वो ये सिचुएशन है कि जहाँ पे रेफरेंस दिया जा सकता है, कोर्ट को रेफ़र किया जा सकता है। वो क्या सिचुएशन है, इसको पढ़ते हैं उनके क्लास 1 को। रेफरेंस टू कोर्ट, सेक्शन 6, notwithstanding anything contained in section 4 and 5, if upon preliminary assessment or upon receiving the complaint of the deputy commissioner or upon conducting further summary inquiries by the ombudsperson himself, he comes to the conclusion that matter requires in-depth inquiry, investigation, or detailed recording of evidence or intricate adjudication, he shall formulate a reference along with all the reports and material collected and submit the same to the concerned civil court, preferably within 16 days of receipts of the complaint under subsection 1 of section 4।
अब ये उन्होंने बताया कि अगर खातून मोहतसब को ये लगे कि मेरे पास जो मामला आया है इसके अंदर किसी खातून का हक तो मारा जा रहा है, कोई ना कोई बात तो हो रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरह के मामलात हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल की कि जी डिटेल रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, कोई इन डेप्थ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, कोई एविडेंस उसके अंदर आना है, या इंट्रिकेट एजुडिकेशन यानी कि ऐसी कम्प्लेक्स जिसके अंदर कानूनी बात होनी है कि जो सीधी बात नहीं है, वहाँ पे वो मामले को सिविल कोर्ट के अंदर रेफ़र कर देंगी, चाहे वो मामला पहले कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं है। यानी कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 90% केसेस के अंदर मामला इंट्रिकेट नहीं है। आप देखें कि अभी कुछ माह पहले ये लॉ आया है और उसके अंदर आप देखें कि वो किस तरह से लोग धड़ाधड़ अपना फ़ैसला करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर, मेजॉरिटी केसेस के अंदर सीधा सीधा मामला है, एक दो बहन भाई हैं, तीन चार हैं, बहन को किसी तरह से डिप्राइव किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा उनका हक, तो इसलिए ये सिचुएशन कम राइज होगी, लेकिन फिर भी लॉ मौजूद है। इसका क्लॉज 2 भी पढ़ते हैं, वो क्या बताता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ the civil court shall entertain the reference under subsection 1 as a civil suit and proceed further in term of the code of the civil procedure। यानी ये कि कोर्ट उसको सिविल केस के तौर पे देखेगा जो रेफरेंस खातून मोहतसब उनको भेजेंगी। तो नाज़रीन ये सेक्शन 6 था। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 7 की तरफ, जिसके अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस हो रहे हैं और वो ऐसी एक चीज़ का अहाता कर रहे हैं जिसको हम पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, सेक्शन 7 इस लॉ का ये बताता है कि कंप्लेंट टू द ऑबर्ट्स पर्सन इन केस प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ और पेंडिंग। मैं बताऊँ, मैं भी प्रैक्टिस में तकरीबन काफ़ी सालों से हूँ, 16-17 साल का अरसा बीत गया। जो ओबर्ट्समैन का लॉ पहले बनाया जाता था, वहाँ पे ये कदन आती थी, ये रुकावट आती थी, ये बंदिश आती थी कि जो मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है वहाँ पे ओबर्ट्समैन अपने हाथ उठा लेते थे। वो कहते थे जनाब ये मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, आप उधर जाएं, अपना फ़ैसला करवाएं, आप मेरे पास ना आए। बैंकिंग मोहतसब का इदारा है, इस तरह से आपके इंश्योरेंस मोहतसब का इदारा है, इस तरह से आपके वापटा के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ के ओबर्ट्स पर्सन प्रोविंशियल लेवल पर और वफाकी सतह पे मौजूद थे। लेकिन जहाँ पे ये सवाल आया कि जनाब ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए कि आप कोर्ट में जाएं। ये लॉ की ये खूबसूरती है जो 2021 के अंदर आया है कि वुमेंस राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है उनकी प्रॉपर्टी के मुतालिक। इसका बहुत खूबसूरती ये है कि ये कहता है कि अगर मामला कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग हो तब भी खातून मोहतसब केसेस को सुन सकती हैं और उसके अंदर सिविल कोर्ट को रोक सकती है कि जनाब आप इसको होल्ड कर लें और जो है हम इस प्रोसीडिंग को चला लेते हैं और कुछ दिनों के अंदर फ़ैसला कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या है और इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, इसको पढ़ते हैं। ज़रा वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मजबूरी है, क्योंकि लॉ को पूरा अंडरस्टैंड अगर आपने करना है तो आपको फिर ये ज़रा सुनना पड़ेगा। अच्छा जी, सेक्शन 7 कह रहे हैं वेयर प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और पेंडिंग इन रिलेशन टू द ओनरशिप और पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी क्लेम टू बी ओन्ड बाय अ वुमेन, शी मे फाइल अ कंप्लेंट अंडर दिस सब सेक्शन टू द ऑबर्ट्स पर्सन। यानी ये कि औरत फिर भी फाइल कर सकती हैं खातून मोहतसब के पास, अगर उनका केस चल भी रहा है कोर्ट के अंदर तो इस चीज़ से कतई नज़र वो फाइल कर सकती हैं। आगे एक प्रोवाइजो भी है, एक शर्त भी रखी गई है, वो देखते हैं वो क्या है। प्रोवाइडेड दैट द ऑबर्ट पर्सन ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय एनी पर्सन इंक्लूडिंग a non-government organization may also initiate action under subsection 1 in relation to the ownership or possession of a woman's property even if proceeding are pending in a court of law। ये वो ही पहले वाला क्लॉज है, क्योंकि एनजीओ भी जा सकती हैं, ऑबर्ट्स पर्सन जो है ख़ुद भी इसको इनिशिएट कर सकते हैं अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग भी हो तो। क्लॉज 2 देखते हैं वो क्या कहते हैं। The Oberts person shall make a preliminary assessment of the complaint under subsection 1, whereafter he may, if the matter requires further probe or investigation, refer the matter to the concerned Deputy Commissioner, who after claiming the record if necessary and issuing notice to the complaint or her
adversaries conduct a summary inquiry and submit a report within 50 days to the ombudsperson। ये भी कह रहे हैं कि वही डिप्टी कमिश्नर से अगर रिपोर्ट तलब करनी हो, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। अच्छा, अगली बात ये है, क्लॉज 3 इनका कहता है, इफ़ द मैटर डज नॉट रिक्वायर एनी डिटेल्ड प्रोब, investigation or recording of evidence, the ombudsperson may, after calling any record if deems necessary, file a report in the court of law in which the case is pending, recommending that proceeding in the court may be terminated, ख़त्म कर दी जा सकती हैं, और put in abeyance unconditionally, और इसको unconditionally जो है वो रोक दिया जाए, और subject to any order of the court, and the ombudsperson be permitted by the court to take further proceeding under this act। ये बड़ा खूबसूरत बात कही है इस लॉ ने कि अगर मैटर कोर्ट के अंदर पेंडिंग भी हो तब भी जो है इस मामले को जो ombudsperson है वो चला सकते हैं, और कोर्ट को ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जनाब इसके अंदर आप टर्मिनेट कर दें प्रोसीडिंग को, या रोक दें, या कोर्ट कोई दूसरा ऑर्डर कर दें, इस मामले को हम देख लेते हैं। अगला जो क्लॉज है वो भी अच्छी बात कर रहा है, वो देखते हैं। बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3, द ombudsperson shall call upon the complainant and her adversary to submit objection and conduct a hearing and pass order। यहाँ पे भी दोनों पार्टीज़ को राइट दिया जा रहा है। अगर आप देखें इसकी लैंग्वेज जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी कि यहाँ पर भी वो राइट दे रहे हैं पार्टी को कि आप सुन लें, अगर आपका कोर्ट में पेंडिंग है भी उसके बाद भी आप अपने मामले को चलाएं। इसका क्लॉज जो है वो अगले क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं, जो क्लॉज नंबर 5 है, वो ये बता रहा है कि इन केस द ombudsperson passes an order of not filing a report under subsection, he may advise the complainant to pursue the proceeding in the court of law and terminate the complaint। कि अगर लगे खातून मौसब को कि इसके अंदर हमें नहीं दखल अंदाजी करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है और कोर्ट डिसाइड करे, तो तब जो है वो कहेंगे पार्टीज़ को कि जनाब आप अपना मामला कोर्ट के अंदर परस्यू करें। इसका क्लॉज 6 भी है, वो भी पढ़ लेते हैं। द ombudsperson अपॉन रिसीविंग द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 में फर्दर कंडक्ट सच समरी इंक्वायरी एंड कॉल फॉर सच रिकॉर्ड एज ही मे डीम फिट। ये उनको पावर दी गई। नाज़रीन, स्टोरी इस लॉ की यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एक बड़ा खूबसूरत क्लॉज है जिसका जिक्र किए बगैर मैं नहीं जा सकता, सेक्शन है इनफैक्ट, वो सेक्शन 8 है। अब सेक्शन 8 इस लॉ का ये कह रहे हैं लॉस ऑफ रेंट, कि अगर औरत को डिप्राइव किया गया पोजेशन से और 5 साल से उसको उसका कब्ज़ा नहीं दिया गया तो उसको उस प्रॉपर्टी का या अपने हिस्से में मुताबिक रेंट भी मिलेगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है। इस क्लॉज को पढ़ते हैं, क्या है वो। अपॉन सेक्शन 8 लॉस ऑफ रेंट ऑन कल्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 5, सेक्शन 5 ऊपर जो हमने कहा है पढ़ा है, द ombudsperson may also direct the complainant to be paid by the person depriving said complainant of the use of the property the amount equivalent to the rent that the property would fetch at the prevalent market rate for the duration for which the complainant was deprived of the use of such property। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर एक औरत है मिसाल के तौर पे, उन्हें 5 साल से महरूम रखा गया अपनी प्रॉपर्टी से, अब उनको कब्ज़ा तो मिल गया, 5 साल जो उनके पहले गए हैं उसका इक्विवेलेंट टू मार्केट रेट के मुताबिक रेंट भी देने का इख्तियार उनके पास मौजूद है। तो नाज़रीन, इससे पहले इस तरह का लॉ हमें नहीं मिलता। 20 साल केस के अंदर लग गए तो उसके अंदर उनको कॉम्पनसेशन का लॉ हल्का है हमारे मुल्क के अंदर, इसको इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन इस लॉ ने बड़ी कमी कुताहियाँ जो है वो पूरी कर दी हैं। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं कि अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया खातून मोतसब ने, उसने अपना इतलाक कैसे करवाना है, उसका सेक्शन 9 है, वो आप देखेंगे कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। द ombudsperson may डायरेक्ट एनी एग्जीक्यूटिव स्टेट फंक्शनरी, किसी भी महकमे के अंदर हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव स्टेट फंक्शनरी हो, वो चाहे LDA हो, DHA हो, जैसे मैंने तस्करा किया है, कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कोई प्राइवेट सोसाइटी हो, उसके अंदर वो इंक्लूडिंग द रेलिवेंट डिप्टी कमिश्नर वेदर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंप्लेनेंट इज सिचुएटेड टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर इन लेटर एंड स्पिरिट, कि वो उस कंसर्न डिप्टी कमिश्नर की ये जिम्मेदारी लगाएंगे कि जनाब आप इनको जो है वो पोजेशन या इनकी ऑनरशिप जो है इस ऑर्डर के मुताबिक ठीक करवाएं। अच्छा, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्शन 10 की तरफ।
वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर है वो इतना रेलिवेंट नहीं है। सेक्शन 11 की तरफ चलते हैं। ये एक खूबसूरत बात है इसके अंदर कि बार ऑफ जुरिसडिक्शन। अब बार ऑफ जुरिसडिक्शन से मुराद ये है कि इसके अंदर दूसरी किसी अदालत को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो मामले के अंदर इंटरवीन कर सके। वो कह रहे हैं नो कोर्ट और अदर अथॉरिटी शैल हैव जुरिसडिक्शन टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ एनी action taken, order made or anything purported to have been done under this act, or to grant an injunction or stay, or to make any interim order in relation to any proceeding before, or anything done or intended to be done or purporting to have been done by or under the orders or at the instance of the obliged persons। यानी कि कोई स्टे भी नहीं ग्रांट किया जा सकता और कोई दूसरा कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन भी नहीं कर सकता। हालांकि रिट जुरिसडिक्शन के अंदर जो है वो लॉयर इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी मामलात के अंदर रिट के अंदर, क्योंकि जाहिर है कोर्ट फिर दूसरे मामलात भी देखता है कि इसके अंदर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है या कोई जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड है, तो कोर्ट इस मामले में नहीं आता। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई है। सेक्शन 12 इसके अंदर रूल्स के मुताबिक है, अभी तक रूल्स नहीं है, इसके ऊपर काबिश हो रही है। रूल्स भी इसके आ जाएंगे तो फर्दर मामलात एलेबोरेट हो जाएंगे। तो नाज़रीन जी हमारा पार्ट 1 था। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 के अंदर हम नाज़रीन के वो सवालात जो उन्होंने हमें मुख्तलिफ़ टेलीफोनिक कॉल के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए या हमारे जो पेज है फेसबुक का उसके ज़रिए या फिर ये कि हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसके ऊपर हमसे पूछे हैं, तो हम उसके जवाबात जो है वो देने की कोशिश कर। तो नाज़रीन आइए अपने दूसरे हिस्से का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं कि नाज़रीन ने हमें क्या सवाल पूछे। पहला सवाल, सबसे पहला जो सवाल आया है वो ये है कि जनाब कंप्लेन का कोई फॉर्मेट होगा, सादे पेपर पे आएगी, इसके साथ कोई एफिडेविट लगेगा, इसके साथ क्या होना दरकार है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई कोर्ट फीस रिक्वायर्ड नहीं है। खातून जिसका कब्ज़ा नहीं मिल रहा या उसकी ओनरशिप नहीं है, वो सिंपल एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगी सादे पेपर के ऊपर। अब एप्लीकेशन को फ़ाइल आपने कैसे करना है, इसके 4-5 जो हैं वो तरीक़ाकार हैं। आप जो है वो मैं पते भी आपको जो एड्रेसेस हैं ऑम्बुड्समैन के वो मैं आपको शेयर भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आप ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं। उनका ईमेल भी मैं आपको स्क्रीन पर शो करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, आप उनको डाक के ज़रिए भी डाल सकते हैं। तीसरा, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी उनसे रब्ता कर सकते हैं कि जनाब ये कंप्लेंट है, सादे पेपर के ऊपर आपने कंप्लेंट लिखनी है। उसके अंदर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी है, वो भी अगर आपके पास नहीं है मौजूद, तो फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज़ किया गया है और जो खातून मुसब हैं उनके पास इख्तियार मौजूद है कि वो कोई भी इंक्वायरी करवा के वो पूछवा सकती हैं कि जनाब बताएं इनकी कितनी प्रॉपर्टी। आप सिंपल एक एप्लीकेशन फ़ाइल करने वाली बात करें। अच्छा, टेलीफोनिकली भी मैं टेलीफोन भी आपसे शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर, या फिर आप ख़ुद भी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। इसके अंदर किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको जो है वो पैसे खर्च करने की ज़रूरत इस सेंस में नहीं है कि कोर्ट में वो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको तस्करा यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा। ये नहीं है कि मेरा भी जो है वो रिस्क इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है, इस चीज़ से कतई नज़र आप अपना केस हमेशा लॉयर से ज़रूर बनवाएं, क्योंकि ऑम्बुड्समैन जो है वो अगर दूसरी पार्टी ने आके ये मौक़िफ़ लिया, खातून एक केस फाइल कर देती हैं एप्लीकेशन, वो कंसल्ट ज़रूर कर लें। हमसे भी कर सकते हैं, किसी दूसरे आपके जानने वाले लॉयर हैं उनसे भी कर सकते हैं। केस अपना बनवा के लेके जाएं, ताकि वो उसके अंदर दूसरी पार्टी, जब दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है वो लॉयर से ज़रूर कंसल्ट करते हैं, उनके पास टाइम होता है। लेकिन जब आप फाइल करें तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपने लॉयर से वो करवाना है, क्योंकि दूसरी पार्टी फिर टेक्निकलिटीज़ के अंदर उलझा के इस मामले को सिविल कोर्ट के अंदर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो आपने केस जो बनवाना है वो लॉयर से बनवाना है, फ़ाइल आपने खुद ही करना है, जाना आपने खुद ही है। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड करते या कोई दूसरा मामला है तो आप फ़ाइल अपनी एप्लीकेशन कर दें, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप इसको किसी लीगल एक्सपर्ट से करवाएं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर सवाल ये आ रहा था कि जनाब जो लॉ है ये फेडरल सतह पे है या प्रोविंशियल सतह पे है। तो इसका बड़ा एक सिंपल जवाब है कि अभी तक ये पंजाब लेवल पे आया है,
इसको दूसरे लोग भी कॉपी करेंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ये लॉ है कि इसके अंदर खातून को वो हकूक़ दिए गए हैं जो शायद पहले मुयस्सर नहीं थे। तो मेरा ख़्याल है कि दूसरे जो प्रोविंसेस हैं वो भी इसके अंदर आगे बढ़ के आएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये पंजाब के अंदर है। अगली जो बात है वो ये आई कि पंजाब के अंदर है तो जनाब मेरी प्रॉपर्टी कसूर के अंदर वाक़या है, तो मैं लाहौर के अंदर केस कर सकता हूँ? तो बिल्कुल इसका जवाब है कि पंजाब के अंदर आपकी प्रॉपर्टी कहीं भी वाक़या है तो आप लाहौर के अंदर फ़ाइल कर सकते हैं, खातून मौसम के पास अपना केस चला सकते हैं, इसके अंदर कोई बंदिश नहीं। अगली जो बात ये है कि जनाब ये बताया जाए कि जी जो है वो हमें कोई स्टे मिल सकता है इस केस के अंदर, कोई यानी हम खातून मौसम के पास जाएं और हम उन्हें कहें जी हमें स्टे दे दिया जाए। देखिए स्टे की प्रोविज़न इसके अंदर अभी तक मौजूद नहीं है, रूल्स की प्रोविज़न है, उसके अंदर आइंदा किसी दौर के अंदर या दिनों के अंदर बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2 महीने के अंदर तो फ़ैसला आ रहे हैं, बल्कि उससे पहले भी 15-20 दिनों के अंदर भी कुछ फ़ैसले आए हैं, तो लिहाजा अभी तक प्रोविज़न मौजूद नहीं है स्टे की। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कोई भी। अगर औरत जाके कहती है जी मुझे अभी निकाला नहीं गया लेकिन मुझे निकाल रही है, कल निकाल देंगे तो आप इनको रोकें, तो वो कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर सकता है, खातून मौसम इसके अंदर ऑर्डर पास कर सकती हैं। अगला पॉइंट ये था कि जी हाँ कि इतना खूबसूरत ये लॉ है कि कुछ मेरे जानने वाले लॉयर जो दोस्त हैं वो भी इसको अपने केसेस को उठा के जो खातून मौसम के पास लेके जा रहे हैं ताकि उनका मामला जल्दी हल हो सके। अगला जो सवाल आया इसके अलावा जी, कैन खातून मौसम स्टे हो गया, कैन वाज आल्सो ग्रांट प्रोटेक्शन टू द वुमेन। हाँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल था कि जनाब एक औरत जो है उसके भाई उसको तंग कर रहे हैं या लड़की को जनाब अपना हिस्सा मुझे लिख दो, अब वो नहीं देना चाह रही, वो उसको थ्रेट कर रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रोटेक्शन या जान की हिफाजत मिल सकती है खातून मौसम से? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल मिल सकती है। वो यहाँ पे जाके कर सकती हैं, पुलिस को डायरेक्ट कर सकती हैं, डिप्टी कमिश्नर को कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, और जब तक इनका मामला ना हल हो जाए और उनको कहा जाए कि जनाब ये आपको औरत को अगर कुछ नुकसान पहुंचा तो आप इसके आप ज़िम्मेदार इसके होंगे, तो ये इस तरह की बात जो है प्रोटेक्शन मिल सकती है। अगली जो बात यह है कि जो लोग पूछते थे कि जनाब अक्सर होता यह है कि बाज़-औक़ात दोनों सूरतों के अंदर खातून को राइट मिलता है तो किसी मर्द के साथ ज़्यादती हो जाती है, तो इस लॉ के अंदर तो अपील का राइट मौजूद नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसका जवाब ये है कि कोई भी एग्रीव पार्टी हो तो रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो कोर्ट एक डायरेक्ट कर सकता है या जो फैसले हुए हैं ओम्बड्समैन के उनको सेट असाइड कर सकता है। अगर औरत को नहीं मिला लगता है या मर्द को नहीं है या जो भी फैसला हो उसको चैलेंज रिट में एटलीस्ट किया जा सकता है। तो इसके अलावा जनाब ये मेरा ख़्याल है चीज़ा सारे सवाल हो चुके हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक जो अच्छी होगी वीडियो जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको खातून मौसम के अदारे के बारे में, जहाँ पे वुमेंस प्रोटेक्शन जो है उनकी प्रॉपर्टी के राइट की, उनके पोजेशन के बारे में एक अच्छी बात जो है मैंने करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो है वो आप चाहते हैं कि इसी तरह से जो है वो आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में भी लिख दीजिएगा। हमारे दिए गए फ़ोन नंबर या ईमेल पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।